हाय इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू चार्ट चेजर। तो आज एक और नए स्टॉक की बात करेंगे, दैट इज अशोका बिल्डकॉन। तो देखते हैं ये स्टॉक जो है सो मेरे वॉच लिस्ट में किस तरीके से ऐड हुआ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो दिस स्टॉक इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। सो डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस। आप अपना स्टडी करें, आप अपना रिसर्च करें, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अशोका बिल्डकॉन इट्स अ फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी, और ये एक्चुअली हाईवे का काम ज़्यादातर करती है। मैक्सिमम इसका पोर्टफोलियो में हाईवे के प्रोजेक्ट है। द कंपनी इज़ एन इंटीग्रेटेड ईपीसी। बॉट लेवल पे काम करती है, बॉट मॉडल पे काम करती है, जहाँ के बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो जितने भी ये हाईवे कंस्ट्रक्शन वाले कंपनीज होते हैं, ये मोस्टली बॉट मॉडल पे ही काम करते हैं, जहाँ पे कि हाईवे को बिल्ड करते हैं, उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं, उससे टॉल कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट को एक सर्टेन पीरियड तक टॉल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर आजकल एक नया मॉडल आ गया है इसमें, दैट इज HAM, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल प्लेयर। इसमें तो बॉट में कंपनीज को बहुत ज़्यादा अपना एक फाइनेंशियल रिस्क होता था कि अगर ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हुआ तो उनका टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन कम होने से उनका फाइनेंशियल रिस्क हमेशा होता था। वेयर एज HAM में क्या होगा कि गवर्नमेंट अपफ्रंट मे बी 40% जो पैसा है वो 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट कंपनीज को दे देती है। उसके बाद कंपनीज एक सर्टेन पीरियड के लिए वहाँ पे फिक्स एन्युटी लेती है गवर्नमेंट से। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए फाइनेंशियली बेटर मॉडल हो जाता है। तो अशोका बिल्डकॉन बॉट मॉडल पे भी काम करती है, HAM मॉडल पे भी काम करती है, और पावर सेक्टर के भी EPC में ये कंपनीज है। कुछ रेलवे में भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ये उठा रही है, रेलवे में भी काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पे ये कंपनी इस समय काम कर रही है, अशोका बिल्डकॉन। और ये पैन इंडिया कंपनी है, तो पैन इंडिया ये प्रोजेक्ट करती है। सबसे पहले कंपनी का एक बार स्क्रीनर पे फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस वगैरह पे एक बारी बात कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो दिख रहा है इसमें कि कंपनी अभी 9 के PE पे ट्रेड कर रही है। मतलब आज के इस मार्केट में 9 के PE पे स्टॉक मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। अभी देखेंगे इसके पीयर के भी क्या PE चल रहे हैं। वेयर एज इफ यू विल सी, जो इंडस्ट्री का PE है दैट इज़ 35.5। तो इंडस्ट्री PE से बहुत ही नीचे है, 1/4 इंडस्ट्री PE के ऑलमोस्ट 1/4 के ऊपर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा सा टर्न इन आउट स्टोरी है, लेकिन यू नो कि जो मार्केट है वो मार्केट एक फ्यूचर लुकिंग क्रिएचर है। तो अगर जो कंपनी में टर्न अराउंड है, जो कि शायद मे बी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल में आपको 1 साल के बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो, लेकिन कंपनी के प्राइसेस में वो अभी से रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। वो अभी हम लोग टेक्निकल देखेंगे तो टेक्निकल में ये चीज़ और भी समझ में आ जाएगा। कंपनी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रही है, चार्ट में और देख लेंगे, पर यहाँ पे भी देखेंगे तो 319 का इसका 52 वीक हाई है। 305 पे अभी ट्रेड कर रही है। तो अभी का जो मार्केट है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मार्केट नहीं है, बुल मार्केट नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे भी कंपनी रजिस्ट कर रही है नीचे गिरने से। तो ये दिख रहा है कि एक तो लो PE है कंपनी की, अपने 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रही है कंपनी। इंडस्ट्री PE से ऑलमोस्ट 1/4 पे ट्रेड कर रही है। ROC 27% की ROC और ROE 22.7% की ROE है। तो कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे बढ़िया, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उस पर बढ़िया रिटर्न अपना जनरेट कर रही है, और इक्विटी के ऊपर भी बढ़िया रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ये बेसिक से 3-4-5 पैरामीटर को देखने के बाद कंपनी ऑन द फेस जो है सो एक ठीक कंपनी लग रही है, जिसको कि फर्दर और स्टडी किया जा सकता है। एक बार नीचे देखते हैं। इनफैक्ट अगर इसका देखेंगे तो PE रेशियो का एक बार चार्ट देखते हैं, तो इसका मीडियन PE रेशियो जो है सो वो 10.7 है। तो इनफैक्ट जैसे 2020 में 14 पे ट्रेड किया था, बीच में एक बार ये कंपनी 23 तक जो है सो जा चुकी है, फेब में गई थी। उसके बाद रिजल्ट अभी आया, रिजल्ट के बाद इसका PE नीचे की तरफ आ गया। तो एक PE री रेटिंग का भी यहाँ पे स्कोप आपके पास बच जाता है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर कैसे ही बनता है कि उसका अर्निंग ग्रोथ आ जाना और PE री रेट हो जाना। तो कंपनी थोड़ा सा अर्निंग की तरफ काम कर रही है, PE री रेट के लिए स्कोप यहाँ पे बाकी है। तो इन दोनों चीज़ को देखा जाए तो देख करके लगता है कि कंपनी में एक अच्छा रिटर्न का एक स्कोप बनता है। एक बार पीयर को देखें तो यहाँ पे अगर पीयर एनालिसिस में देखा है तो L&T, एक्मे सोलर, रिलायंस इंफ्रा, इंजीनियर्स इंडिया, इन सब के राउंड में अगर PE देखा जाए तो एमंग ऑल दीज कंपनी
37, 60, 118, 36, 25, 35, 25, 28, सॉरी, इन सब के मुकाबले कंपनी बिल्कुल ही चीप, अभी बहुत ही लो पीई पे ट्रेड कर रही है। तो फर्दर इसको एक बार पढ़ने के लिए यहीं से मतलब कि ये लगता है कि आप फर्दर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं एक बार। तो कंपनी का एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि कंपनी ने किस तरीके का क्वार्टर इस बार पोस्ट किया था। सितंबर की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये वाला आना बाकी है। Q3 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो सितंबर का देख लेंगे और एक बार हिस्टोरिक भी देखते हैं कि कंपनी ने किस तरीके का टॉप लाइन और बॉटम लाइन पोस्ट किया है। तो ग्रोथ देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कंपनी का एक बार जून में सबसे खराब, इसका जून 2023 में 3% का सिर्फ ग्रोथ इन्होंने दिया था। उसके बाद 19, 35%, 24%, 27%, 15%, तो 20% का एक एवरेज रेंज में जो है सो कंपनी मोरलेस ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ पोस्ट कर रही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 9 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जबकि सेल्स ग्रोथ जो है इस समय ऑलमोस्ट 20 का तो रेंज एक दिख ही रहा है पिछले एक साल का, 19 से लेकर के 1935, 24, 27 तक 20 का रेंज दिख ही रहा है। इनफैक्ट ये नीचे दिख जाएगा यहाँ पे, ये रहा। 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 25% का CAGR है, 5 साल का 15 साल का TTM 26 पे है। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी 17% का 3 साल का है, TTM तो 252% का है। इस बार इनका एक्सपेंस कम हो गया है तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 9 के एक कंपनी जो कि 3 साल से 25 के CAGR से सेल्स ग्रोथ दे रही है, 17 के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, वो कंपनी 9 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो वैसे ही दिख रहा है कि वैल्यूएशन जो है सो थोड़ा सा तो इसका कम है। यहाँ ये मैं बोल रहा था, सॉरी, क्वार्टर पे आते हैं। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये इस तरीके से आया है। इनफैक्ट इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है सितंबर के क्वार्टर में। 24% जो 20 के रेंज में चल रहा था, 25, 22, 21, 24, वो 36 पे चला गया। क्योंकि एक्सपेंस में अगर देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट इसका जो है सो काफ़ी नीचे आ गया। इनफैक्ट लोएस्ट है इन फ्रॉम सितंबर 2021 से, तो लास्ट 3 साल के लोएस्ट कॉस्ट पे आ गया है। तो ये एबिटा मार्जिन में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट कर गया, और इसके कारण पूरा जो पैट है वो 158 करोड़ से इंक्रीज हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 462 करोड़ पे चला गया। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर में ये 119 करोड़ से 462 करोड़ पे, तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम इंक्रीज हो गया पैट इसका। तो और ये ऐसा नहीं है कि कोई वन ऑफ इनकम है, वन ऑफ नहीं है ये। यहाँ से इन्होंने जो सेल्स किया है, सेल्स एक्सपेंस इनका कम हुआ है। एक्सपेंस कम होने के कारण इनफैक्ट अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 1608 से 1584 पे आ गया है, और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1866 करोड़ से 1584 करोड़ पे आ गया है। तो इन्होंने एक्सपेंस इनका कम हुआ है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके पैट में। EPS का ग्रोथ भी अगर देखेंगे तो जो 4 का EPS था वो 3 पे गया था दिसंबर में, फिर 3 से 8.89, 5.36, और सितंबर के क्वार्टर में 16.28। तो एक रिस्क थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है बहुत हाई साइड में ऑलरेडी जा चुका है, 36% पे जा चुका है। तो ये कहीं अगर जो, क्योंकि ये भी लाइफ टाइम हाई दिख रहा है इस समय, सितंबर 21 में 32 था, अभी 36 पे है। तो अगर कहीं ऐसा ना हो कि मार्जिन अगर जो थोड़ा सा नीचे आता है तो वो प्रॉफिट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कि यहाँ पे अगर इनका एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो मार्जिन को हिट कर जाएगा, तो वहाँ पे फिर EPS भी हिट होता सा दिखेगा। बट वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हो, मतलब कि ऑब्वियसली ट्रैक कर सकते हो कंपनी को उस डायरेक्शन में। दूसरा रिस्क इस कंपनी में जो लग रहा है, एक बार बैलेंस शीट पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं। बोरोइंग जो कंपनी का है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया अगेन। तो मार्च 21 में 6700 करोड़ की बोरोइंग थी, जिसको कि इन्होंने कुछ कम किया था, मार्च 22 में 3600 पे आ गया था, जो कि वापस इंक्रीज होकर 5500 तक चला गया है। तो कंपनी ने हालांकि बोला है कि ये जो है सो कुछ इनका जो पावर सेक्टर T&D में जो इनका EPC प्रोजेक्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है सो पेमेंट डिले के कारण इनको इनको बोरो करना पड़ गया। दूसरा, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं जो अपना हाईवे वाले प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट में डिले हो जाता है, उस तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इनको बोरोइंग करनी पड़ती है। पर मैंने ChatGPT पे एक्चुअली इस चीज़ को पूछा है, मैं एनालिसिस कर रहा था ChatGPT पे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है मार्जिन इम्पैक्टेड ड्यू टू फिक्स, हाँ मार्जिन इम्पैक्टेड, नॉट दिस वन, डेट वाला पॉइंट का, टोटल डेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन पोस्ट मोनेटाइजेशन एंड सेल ऑफ HAM प्रोजेक्ट्स।
तो ये इनको लग रहा है कि इनफैक्ट लोगों ने कॉन कॉल में भी बार बार ये क्वेश्चन किया है, परसिस्टेंट कंसर्न ओवर डेट लेवल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेशली इन द टी सेक्टर। तो ये एक कंसर्न दिख रहा है जो कि इनफैक्ट जो चैट जीपीटी ने भी की रिस्क में जो पहला पॉइंट दिया है वो हाई डेट लेवल दिया है कि कंसोलिडेटेड डेट ऑफ 6,881 करोड़ पोजेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल प्रेशर। तो ये है पेमेंट डिले डिपेंडेंस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्रिएट्स कैश फ्लो अनसर्टेनिटी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। लेकिन ये है कि अगर जो ये गवर्नमेंट का पैसा इनका क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे ये ऑल ऑफ सडन उस पैसे से डेट अपना पूरा क्लियर कर ले सकते हैं और फिर ये बैलेंस शीट जो है सो आपको ज़्यादा बेटर दिखने लगेगा। वैसे अभी अगर इसका डेट टू इक्विटी देखा जाए अगर तो दैट इज 1.96, थोड़ा सा हायर साइड में है। 1.5 के नीचे रहे तो वो सही रहता है, थोड़ा सा हायर साइड में है ये। लेकिन वो पेमेंट का डिले का है, ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक नहीं है या कंपनी के पास बिजनेस नहीं है इस और कर्ज और डेट लेकर के कंपनी काम किए जा रही है। तो डेट इनको लेना पड़ रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो पेमेंट जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होगा तो वहाँ पे ये पूरा पैसा पे करके ऑल ऑफ सडन डेट टू इक्विटी को एक के नीचे भी ला सकते हैं। तो ये एक दो रिस्क पॉइंटर हैं इसके अंदर ऑब्वियसली, जिसको कि आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा जब भी अगर आप इसको फर्दर स्टडी करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कैश अगर देखोगे आप तो कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखोगे तो कंटिन्यू कंपनी कैश जनरेट कर रही है हर साल 1,000 करोड़, 155 करोड़, 353 करोड़, 492 करोड़, 749 करोड़ कर रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कैश कंपनी के पास एक्चुअली है कितना, तो कैश इक्विवेलेंट 383 तो अभी भी इन्होंने जो है सो जनरेट किया है। 816 तो कंसिस्टेंटली कंपनी के पास खुद का भी कैश पड़ा हुआ है, लेकिन इतने कैश से जो है सो क्योंकि ये बहुत कैपिटल हेवी बिजनेस मॉडल है तो इस कैश से कुछ भी कंपनी कर नहीं सकती, तो इनको लोन लेना पड़ता है। और बोरोइंग में अगर देखे तो ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं सारे के सारे इनके मोस्टली। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखें तो कंसिस्टेंटली प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 54.48% की होल्डिंग दिसंबर 2021 में थी, तब से लेके अभी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, कोई चेंजेस नहीं है प्रमोटर के होल्डिंग में। इनफैक्ट एफआईए की होल्डिंग कंटिन्यूसली यहाँ से मार्च 2023 से एक साल से इंक्रीज हो रही है। 1.9 से 2.4, 2.97, 4.1, 7.23, 7.63, 7.95, तो ऑलमोस्ट 8% पे एफआईए की होल्डिंग एक्चुअली जा चुकी है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन डीआई की होल्डिंग अगेन वो स्मार्ट मनी डीआई से मूव होकर एफआईए पे चला गया है। रिटेलर की होल्डिंग्स नहीं बढ़ रही है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर देखेंगे जब एफआईए की होल्डिंग बढ़ी है तो रिटेलर से बाय उन्होंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 153, 154, 159 रिटेलर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो स्मार्ट मनी भी इस कंपनी में एंटर कर रहा है, विच अगेन गिव्स एन इंडिकेशन कि कंपनी में कुछ तो बेटर टर्न अराउंड होने वाला है। अब एक बार कॉन कॉल के हाइलाइट्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू पे हमने बात कर ली, डेट पे हमने बात कर ली। तो रेवेन्यू का इनका सेगमेंटेशन जो है वो रोड ईपीसी और एचएम का 49% है, पावर ईपीसी 28% है, रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट से ये 12% इनका रेवेन्यू आता है और अदर ईपीसी 11% का इनका इस समय रेवेन्यू का इस तरीके से सेगमेंटेशन है अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट्स। तो इनफैक्ट जो रोड जो क्लियर यहीं पे दिख रहा है, जो नीचे इसी का समरी लिखा हुआ है कि रोड ईपीसी एचएम जो है सो लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू है। पावर ईपीसी में जो अभी ये डेट वाला पूरा प्रॉब्लम इनका हो रखा है, सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल इम्पैक्टेड मार्जिन्स। रेलवे एंड बिल्डिंग में अभी जो है सो ये स्टार्ट कर रहा है, रेलवे में 12% का है, पर ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। ये जैसे जैसे गेन करेगा तो यहाँ से इनका मार्जिन एक्सपेंड एक्चुअली हुए जा रहा है। एक बार मैनेजमेंट का गाइडेंस, मैनेजमेंट ने इस बार Q2 के कॉन कॉल में क्या दिया है, तो रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 15% के बीच में इन्होंने बोला कि अबाउट 26 में रहेगा, सपोर्टेड बाय एन इम्प्रूव्ड ऑर्डर पाइपलाइन एंड हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स। नए न्यू ऑर्डर फोकस ऑन डबल डिजिट मार्जिन से 11% से 12% का मार्जिन जो है सो जो भी नए ऑर्डर है उसके ऊपर है। एसेट मोनेटाइजेशन इन्होंने अभी अपने कुछ वो 2500 करोड़ में कुछ इन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है सो बेचे हैं। इसको उठा करके ये एक्चुअली इससे इन्होंने गाइडेंस दिया कि एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डेट बाय 3000 से 3500 करोड़ बाय मार्च 2025। तो ये जो पैसा आएगा इस पैसे को ये इससे ये डेट को क्लियर कर देंगे, तो वो डेट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आपको डेट टू इक्विटी का रेशियो इसमें इंप्रूव काफ़ी दिखने लग जाएगा। अभी 65,000 करोड़ का बिडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ 65,000 करोड़ में टारगेट ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 10,000 से 12,000 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू ऑर्डर्स इन FY25। बिहार में इनका 9,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन में।
तो इससे ये है कि थोड़ा सा ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी, तो पावर में जा रहे हैं, ये पावर के ईपीसी में चले गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा रहे हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग, सो दैट कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियल हैवी और कैपिटल हैवी बिजनेस था वहाँ से अदर जगह भी डाइवर्सिफाई किया जाए, सो दैट कि मार्जिन और ज़्यादा इनका बढ़ सके। की रिस्क इनका हाई डेट लेवल अपन बात कर चुके हैं, इस पे पेमेंट का डिले का, तो की रिस्क लेवल हमने बात कर लिया है मोर और लेस। इसमें इंडस्ट्री का आउटलुक इफ यू विल सी, तो टोल का कलेक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है सो मतलब कि बढ़ा हुआ है पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो भारतमाला परियोजना कैपिटल एलोकेशन फॉर रोड्स हैज इंक्रीज बाय 11% इन FY25 बजट। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, राइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली इन हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स बूस्टिंग द सेक्टर। और लॉजिस्टिक एंड टोल रेवेन्यू ग्रोथ, तो टोल रेवेन्यू का CAGR 8.8% से टोल रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, while toll revenue has been grown 2.6x over 5 years। तो ये पूरा, तो लॉजिस्टिक मार्केट एक्चुअली 8.8 CAGR से ग्रो कर रहा है। तो लॉजिस्टिक मार्केट के ग्रो करने से क्या होगा कि हाईवे के ऊपर और एक्सप्रेसवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा माल की डिलीवरी होगी, उससे ज़्यादा टोल कलेक्शन होगा। तो टोल का कलेक्शन अगर जो देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में 2.6x हो गया है। ये फास्ट टैग के आने से भी जो है सो इसमें बहुत ज़्यादा टोल टैक्स में के कलेक्शन में ग्रोथ हुआ है। तो फंडामेंटल के बाद एक बार टेक्निकल्स देख लेते हैं, कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये डेली चार्ट है, अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो कंपनी ने 26 जुलाई 2024 को एक 273 का हाई बनाया था, जिसको एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको वापस से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके यहाँ से फिर से बाउंस किया और अभी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें इन्वॉल्व। अगर इसको देखो, अगर स्टॉप लॉस को आप इस वाले बेस के नीचे लगाते हो तो 10% का एक रिस्क इसमें आता है। 10% के नीचे आप 11% तक ले जा सकते हो अपने रिस्क को, 11% के नीचे ले जा सकते हो, स्टॉप लॉस को ले जा सकते हो। तो अगर ये रेजिस्ट कर रहा है 52 वीक हाई पे, अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, इस मार्केट में रजिस्ट कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है कि रिलेटिवली जो है सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इनफैक्ट एक बार अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देख भी लूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ये देख लो, बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्चुअली जो है सो काफ़ी दिनों से रिलेटिवली बढ़िया परफॉर्म किए जा रही है कंपनी। तो रिलेटिवली भी कंपनी स्ट्रांग दिख रही है। तो यहाँ पे एक पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा है, प्राइस भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो अगर एक बार इस वाले लेवल को ये क्रॉस करता है, थोड़ा मार्केट से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए इसको, और इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है, ये अपना 315 के लेवल के ऊपर एक बार ट्रेड करता है, एक वॉल्यूम थोड़ा सा चाहिए, वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे पुश आए तो बढ़िया ब्रेकआउट होगा। तो ये टेक्निकल कंपनी का दिख रहा है। तो और मतलब फंडामेंटल हमने देख लिया कि थोड़ा सा डेट का एक प्रॉब्लम है कंपनी का। वो डेट जो है सो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी किया है अपने जो बॉट प्रोजेक्ट का, उससे जो पैसा आएगा उससे डेट को क्लियर कर देंगे, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, अदर जगह से और सेल्स को ग्रोथ करने के लिए। इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी 9.65, जो कि इस मार्केट में मिलना, इस लेवल, इस पी पे स्टॉक मिलना मुश्किल होता है। तो इन सब पॉइंट्स को देख करके एक बढ़िया बेट लग रहा है। ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क इज ऑलवेज देयर, लेकिन आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा, ना फंडामेंटल साइड में ना टेक्निकल साइड में बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। तो आप अपना बिल्कुल रिसर्च कर लें, रिसर्च करके आप अपना स्टडी करें, आपके अकॉर्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को ये सूट करता है नहीं सूट करता है, इट्स अप टू यू। तो दैट्स इट फॉर द डे। ये एक आज की मेरी स्टॉक थी, आज का एक स्टॉक था जिस पे मैंने अपना रिसर्च दिया, मैंने अपना स्टडी बताया, अपने स्टडी के बारे में डिस्कस किया आपसे। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बता सकते हो कि नेक्स्ट किस स्टॉक के बारे में वीडियो मैं बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।